नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में आज आपको गत व्याख्यान के क्रम में ही आगे चल रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ स्वतंत्र संस्थाओं का अस्तित्व पाया जाता है, प्रशासन में उनका विकास हुआ है। उसमें पहला जो स्वतंत्र संस्था है उसके बारे में मैंने बताया था कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यदि सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है तो उनकी जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग की व्यवस्था है। यह आयोग पूर्ण रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति ही कार्य करते हैं। इनकी नियुक्ति, पदमुक्ति और सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार के या राज्य के किसी भी लाभ के पद पर ये आसीन नहीं होते हैं। इस जांच आयोग के कार्य और शक्तियां इस प्रकार हैं। सार्वजनिक पदाधिकारी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध स्वयं की पहल पर या किसी के द्वारा ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध अनुचित या भ्रष्ट कार्य की शिकायत मिलने पर यह आयोग जांच करता है। मिलिट्री अधिनियम के अधीन आने वाले अधिकारी और संविधान द्वारा किसी अधिकारी के संबंध में जांच निर्धारित किए जाने वाले अधिकारी इस आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। जांच के आधार पर यदि आयोग यह पाता है कि सार्वजनिक पदाधिकारी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है तो आयोग उस पदाधिकारी को चेतावनी दे सकता है या सक्षम सत्ताधारी को उस पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए लिखित में दे सकता है। जांच के आधार पर किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को कानून के तहत भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर सक्षम अधिकारी स्वयं न्यायालय के समक्ष या किसी के द्वारा मामला दर्ज कराएगा। आयोग अपने कार्य नेपाल के राष्ट्रपति के अधीन किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। आयोग के अन्य कार्य अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार आयोग जो है बिल्कुल निष्पक्ष जांच करता है। अब यह अपना प्रतिवेदन किस प्रकार से देता है कि नेपाल के संविधान में यह प्रावधान है कि यह आयोग अपनी समस्त गतिविधियों पर एक प्रतिवेदन तैयार करेगा और राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति द्वारा उस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाया जाएगा। तो स्वतंत्र संस्थाओं के विकास के क्रम में पहली जो संस्था बताई मैंने आपको वो है सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध जांच आयोग। यह आयोग प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध किसी की भी द्वारा शिकायत किए जाने पर उसकी जांच करेगा और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति उसे फिर संसद में प्रस्तुत करवाएगा और संसद के समक्ष सारे सबूत, साक्ष्य रखे जाएंगे कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है, तो अब उसके ऊपर क्या कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार एक स्वतंत्र संस्था के रूप में लोक सेवा आयोग भी एक संस्था है। लोक सेवा आयोग नेपाल के संविधान के लिए एक विशिष्ट विशेषता है। अर्थात लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान नेपाल के संविधान में है, जिसमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा
की जाती है। भारतीय लोक सेवा आयोगों का एक तरह से नेपाल के लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों को 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि का राजकीय सेवा का अनुभव होना अनिवार्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि लोक सेवा आयोग में बहुत ही अनुभवी और बहुत शिक्षित व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है। शिक्षित से यहाँ हमारा अभिप्राय है उनके दृष्टिकोण में व्यापकता होती है और समस्या की गहनता को समझने की, परखने की योग्यता होती है। भारतीय संविधान के अनुसार ही शेष आधे सदस्यों के विषय में नेपाल का संविधान भी मौन है। अर्थात भारतीय संविधान में लोक सेवाओं के आधे सदस्यों के बारे में यह बताया गया है कि वह 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि का राजकीय सेवा का अनुभव होना अनिवार्य है। लेकिन शेष सदस्यों में भारतीय संविधान मौन है, जबकि नेपाल के संविधान में विज्ञान, कला, साहित्य, विधि और राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों में शोध, शैक्षणिक कार्य का या महत्वपूर्ण कार्य अनुभव वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्रावधान है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आयोग में उन्हें पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि उनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक न हो। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। नियुक्ति के समय वह व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। आयोग में नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर की डिग्री एक आवश्यक योग्यता है। आयोग के कार्य, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और सेवा दशाएं कानून द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सेवा काल के दौरान किसी भी सदस्य के वेतन और सेवा दशाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्य इस आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा समस्त राजकीय पदों के लिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अयोग्य ठहराया गया है। इस प्रकार लोक सेवा आयोग नेपाल के प्रशासन में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है। इसी संदर्भ में लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताएं तो इस प्रकार है कि लोक सेवा में नियुक्ति के लिए इस आयोग द्वारा प्रत्याशियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। उन समस्त पदों पर जिनमें पेंशन का प्रावधान है, बिना लोक सेवा आयोग से परामर्श किए स्थायी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। न्यायिक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों के अलावा लोक सेवा के पदों के विषय में लोक सेवा आयोग से सरकार द्वारा निम्न परामर्श या निम्न बिंदुओं पर परामर्श लेना अनिवार्य हो जाता है, जैसा कि लोक सेवा से संबंधित कानून के विषय में। दूसरा, लोक सेवा में नियुक्ति, पदोन्नति और विभागीय जांच के सिद्धांत निश्चित करने के संदर्भ में। तीसरा, 6 माह से अधिक अवधि के लिए किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति की उपयुक्तता के मामले में।
नेक्स्ट, किसी के एक सेवा से दूसरी सेवा में या किसी एक कैडर से दूसरे कैडर में स्थानांतरण या पदोन्नति के मामले में किसी ऐसे पद से स्थायी रूप से स्थानांतरण या पदोन्नति जिस पर इस आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आगे उस पद पर स्थानांतरण या पदोन्नति जिस पर इस आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। इसी प्रकार किसी लोक सेवक को विभाग द्वारा सजा दिया जाने के मामले में। इस प्रकार उपर्युक्त बिंदुओं पर आयोग के कार्य और शक्तियों को कानून द्वारा परिभाषित किया जाने का संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन भारत की भांति ही नेपाल के संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि लोक सेवा आयोग अपने समस्त कार्यों पर प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन तैयार करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। भारत में केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति को और राज्य स्तर पर राज्यपाल को यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार स्वतंत्र संस्था के रूप में लोक सेवा आयोग नेपाल के प्रशासन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।